गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग सेकेंड चैप्टर अपने बिजनेस स्टडी का रिवीजन करेंगे। सबसे पहले बेटा हम सेकेंड चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में देखें कि है क्या। प्रिंसिपल्स क्या हैं? अ प्रिंसिपल इज रेफर्स टू द स्टेटमेंट विच रिफ्लेक्टेड टू फंडामेंटल ट्रूथ अबाउट समथिंग फेनोमेना बेस्ड इन कॉजेज एंड अफेक्टिव रिलेशनशिप। तो प्रिंसिपल हमारा एक स्टेटमेंट है जो कि रिफ्लेक्ट करता है फंडामेंटल ट्रुथ को, ठीक है, जो कि हमारे कॉजेज अफेक्ट रिलेशनशिप। मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या है? मैनेजमेंट प्रिंसिपल गाइडलाइन देता है हमें कि हमें कैसे, एक गाइडलाइन देता है कि हमें क्या क्या डिसीजन मेकिंग लेने हैं बिहेवियरली ऑफ मैनेजर। तो बेटा सबसे पहले हमारा आया कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल में और प्योर साइंस प्रिंसिपल में क्या डिफ्रेंसिएशन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल फ्लेक्सिबल होते हैं और प्योर साइंस प्रिंसिपल रेगिड होते हैं। फ्लेक्सिबल मतलब चेंज कर लिए जाते हैं और प्योर साइंस जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल होते हैं वो फ्लेक्सिबल नहीं, जो प्योर साइंस प्रिंसिपल होते हैं वो एक फिक्स्ड रहते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल अप्लाइड होते हैं विद क्रिएटिविटी के संग, और जो साइंटिफिक प्रिंसिपल हैं वो अप्लाइड होते हैं एब्सोल्यूट एंड सटीक मैनर के संग। वो हमेशा फिक्स रहते हैं। एक बार कोई चीज़ बन गई, साइंस में ऑब्जर्वेशन हो गया, वो एक फिक्स रहेगा, ठीक है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल हाउसेज टू कीप पीस ऑफ द चेंज इन एनवायरनमेंट। कुछ भी चेंजेस होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल अडॉप्ट कर लेते हैं। बट हमारे जो प्योर साइंस प्रिंसिपल हैं वो हमारे कोई भी चेंजेस नहीं होता, वो रेगिड रहते हैं। तो चेंजेस अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट कोई भी चेंज हो तो वो इतनी जल्दी हमारे अडॉप्ट नहीं कर पाते चेंजेस को, ठीक है। तो ये था बेटा हमारा मैनेजमेंट प्रिंसिपल वर्सेस प्योर साइंस प्रिंसिपल, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या डिफ्रेंसिएशन है? इसके बाद है हमारा कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल और मैनेजमेंट टेक्निक में क्या क्या डिफरेंस है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा मैनेजमेंट प्रिंसिपल वर्सेस प्योर साइंस प्रिंसिपल। मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है फ्लेक्सिबल रहता है और प्योर साइंस प्रिंसिपल एकदम फिक्स्ड रहता है, रेगिड रहता है। कोई भी चेंजेस, कोई भी हमने प्लानिंग करी तो चेंज करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बेटा मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड मैनेजमेंट टेक्निक्स। मैनेजमेंट जो प्रिंसिपल है वो मैनेजमेंट प्रिंसिपल गाइडलाइन देता है फॉर एक्शन, ठीक है। और जो मैनेजमेंट टेक्निक्स है वो क्या है? मैनेजमेंट टेक्निक्स जो है वो मेथड और प्रोसीडर्स बताती हैं कि सीरीज़ टू स्टेप बताती हैं गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है। तो जो मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं वो मेथड बताती हैं, प्रोसीडर्स बताती हैं सीरीज़ में चलने के लिए, जैसे प्लानिंग हुई, फिर ऑर्गेनाइजिंग हुई, फिर स्टाफिंग हुई, फिर डायरेक्टिंग, ठीक है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोसीडर्स बताती हैं और हमें स्टेप्स बताती हैं, सीरीज ऑफ स्टेप परफॉर्मिंग देयर अनकम्प्लिश देयर गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल है वो फ्लेक्सिबल है, ठीक है, मोर फ्लेक्सिबल है, कुछ भी चेंजेस करना चाहें कर ले सकते हैं। और मैनेजमेंट टेक्निक है वो लेस फ्लेक्सिबल है, ठीक है। कोई भी हम चीज़ चेंज करना चाहें तो बहुत मुश्किल से होती है। अब आएगा मैनेजमेंट प्रिंसिपल वर्सेस वैल्यू। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर गाइडलाइन टू मैनेजेबल एक्शन। मैनेजमेंट प्रिंसिपल एक गाइडलाइंस देते हैं और वैल्यू क्या है? वैल्यू एक गाइडलाइंस देती है किसकी? ह्यूमन बिहेवियर्स की, ठीक है। अब मैनेजमेंट प्रिंसिपल एक तरीके से टेक्निकल इन नेचर होते हैं और वैल्यू जो है एथिकल इन नेचर होते हैं, ठीक है। जो एथिक्स अपने नॉर्म्स, रूल्स एंड रेगुलेशन के थ्रू चलते हैं। अब हमारे क्या क्या नेचर एंड फीचर हैं, करेक्टरिस्टिक है मैनेजमेंट प्रिंसिपल के। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है वो यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, मतलब परवेसिव है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल है हर जगह अप्लाई होता है, मीन्स अप्लाइड इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन रिस्पेक्टेड देयर नेचर एंड साइज। चाहे बिजनेस एज वेल एज नॉन बिजनेस, स्मॉल हो चाहे लार्ज पब्लिक सेक्टर हो, ठीक है, एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर हो, तो हर जगह हमारा मैनेजमेंट अप्लाई होगा क्योंकि हमारा जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है वो यूनिवर्सल एप्लीकेबल है, हर जगह अप्लाई होता है, यूनिवर्सल फेनोमेना है। सेकंड जो बेटा फ्रॉम एग्जांपल, जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न ऑफ वर्क अप्लाइड इन द गवर्नमेंट ऑफिस। गवर्नमेंट ऑफिस में भी प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न ऑफ वर्क का अप्लाई होता है, प्राइवेट कंपनी में भी, हॉस्पिटल्स में भी, क्लब्स में भी, एवरीवेयर। ओनली द डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन इज़ वरी ऑफ
ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, मतलब डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन, कहीं स्पेशलिस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, कहीं कम होते हैं, तो ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन पे, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वरी करता है चेंजेस, ठीक है। सेकेंड है हमारा जनरल गाइडलाइन, जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल हैं वो गाइडलाइंस देते हैं, और मैनेजमेंट प्रिंसिपल कोई रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है किसी प्रॉब्लम का। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल एक तरीके से रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है कि आज हमने करा और कल को हो गया। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है जैसे एग्जाम्पल स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, कंसेंट टू द गिवन सुटेबल टू टाइम पीरियड ऑफ एम्प्लॉय टू सेटल डाउन, बट हाउ मच टाइम टेकन पीरियड 6 months and 1 year टू वरी फ्रॉम कंपनी टू कंपनी। मतलब कोई भी एम्प्लॉय है तो उसको हार्ड टर्मिनेशन नहीं करना चाहिए, उसको एक फेयर चांस देना चाहिए, ठीक है। थर्ड वन है हमारा फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिसेस एंड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल डेवलप्ड ओनली आफ्टर डीप एंड थ्रो रिसर्च वर्क, ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल रातों रात डेवलप्ड हो जाएं, डेवलप टू ओवरनाइट। प्रॉपर ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट टू कंडक्ट बिफोर डेवलपिंग दैन, प्रॉपर एक्सपेरिमेंट चाहिए इसका, देयर फॉर द एवोल्यूशनरी इन नेचर। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल एवोल्यूशनरी इन नेचर है, प्रॉपर उसका एक डेवलपमेंट चाहिए, ऑब्जर्वेशन चाहिए, एक्सपेरिमेंट चाहिए, ये नहीं कि डेवलप टू ओवरनाइट, ठीक है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल हैं वो फ्लेक्सिबल हैं, फ्लेक्सिबल मतलब कुछ भी चेंजेस करना है अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट वो अडॉप्ट कर लेते हैं चेंजेस को। मैनेजमेंट प्रिंसिपल कैन बी अप्लाइड डिफरेंट अंडर डिफरेंट कंडीशन, सम चेंजेस कैन बी मेड in application of principle according to the requirement of company and is not a set of rigid statement, ये नहीं कि फिक्स्ड हो। मेनली बिहेवियरली में क्या है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल फॉर्म्ड करती है गाइड करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को, ये एक रिलेशनशिप बनाते हैं सुपीरियर सबऑर्डिनेट में, बॉस में और एम्प्लॉय में एक रिलेशनशिप बनाते हैं, जिससे कि हमारा सिस्टमेटिकली वर्किंग चलता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, इम्प्रूविंग कमिटमेंट ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है। तो एक तरीके से हम पहले ही बता देंगे टर्म्स एंड कंडीशन अपने ऑर्गेनाइजेशन की, तो हमारे एम्प्लॉयज़ और सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में अच्छा रिलेशनशिप चलेगा। कॉजेज़ एंड अफेक्ट रिलेशनशिप, मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर बेस्ड इन द कॉजेज़ एंड अफेक्ट मीन्स द प्रिंसिपल आर पर्टिकुलरली अप्लाई टू द सिचुएशन माइट बी टू अफेक्ट, ठीक है। जो भी कुछ हमारा रिलेशनशिप है सुपीरियर सबऑर्डिनेट का, और principles cannot be state purely absolute result because they apply to the human being to knowing some ideas about the effect। मैनेजमेंट प्रिंसिपल कॉन्टिजेंट है, कॉन्टिजेंट मतलब डिपेंड करते हैं अपनी सिचुएशन पे, ठीक है। देयर एप्लीकेशन इज अफेक्ट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे प्रिंसिपल ऑफ टीम स्पिरिट है, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन where work is carried to the group of the people and no use of the company, the work is performing individual is not a group, ठीक है। तो सिचुएशन करता है अपनी, मैनेजमेंट प्रिंसिपल कॉन्टिजेंट होते हैं और डिपेंड करते हैं अपनी सिचुएशन टू प्रिवेलिंग इन ऑर्गेनाइजेशन में। फिर बेटा हमारा है सिग्निफिकेंस एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ, क्या क्या इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के। तो जो प्रोवाइडिंग मैनेजर विद द अवॉइडिंग इन स्ट्राइड विद रियलिटी, जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल हैं वो गाइडलाइंस देते हैं मैनेजर्स को, ठीक है। ये इम्प्रूव करते हैं नॉलेज मैनेजर्स की एबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग करते हैं मैनेजर्स को वेरियस मैनेजेबल सिचुएशन में। इसका अफेक्ट ये पड़ता है कि मैनेजर लर्न करता है अपनी मिस्टेक को, जो प्रिंसिपल हैं हेल्प करते हैं मैनेजर को अपनी मिस्टेक को लर्न करने के लिए, मतलब याद रखें कि हमारी ये मिस्टेक हुई है। ये प्रिंसिपल गाइड करते हैं कि मैनेजर राइट टाइम पे राइट टास्क पूरा कंप्लीट करे, राइट डिसीजन ले राइट टाइम पे। दूसरा बेटा मैनेजमेंट प्रिंसिपल ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल के इंपॉर्टेंस, जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है इंसिस्ट करता है प्लान एक्टिविटी पे और सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैन एंड मटेरियल इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल बार बार कहता है कि हमें हर चीज़ का प्लान करना चाहिए और सिस्टमैटिकली वर्क होना चाहिए हमारे मैन और मटेरियल का हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। फिक्स प्लेस पे सब कुछ रखना चाहिए। प्रिंसिपल आर डिज़ाइन टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ द ह्यूमन एफर्ट टू अदर रिसोर्सेज। तो प्रिंसिपल को अप्लाई करोगे, प्रिंसिपल को डिज़ाइन करोगे अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा।
साइंटिफिक डिसीजन, मैनेजर हैव टू टेक अ नंबर ऑफ डिसीजन एवरी डे, मैनेजर बहुत सारे डिसीजन लेता है एवरी डे। द मैनेजमेंट प्रिंसिपल अनेबल टू मैनेज टू अप्रोच वेरियस प्रॉब्लम सिस्टमैटिकली एंड साइंटिफिकली। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो होता है वो योग्य नहीं होता कि मैनेजर को अब इस अप्रोच तक पहुंचा पाए कि हर प्रॉब्लम दूर हो जाए और हर प्रॉब्लम सिस्टमैटिकली हो जाए और साइंटिफिकली हो जाए। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल हेल्प करता है। मीटिंग चेंजिंग इन एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट, जो सारे बिजनेस हैं उसमें हैव टू मस्ट चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन। सारे मतलब मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है सारे बिजनेसमैन चाहते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी चेंजेस आए, changes take place in the business environment, manager principal trained to manager, मैनेजर प्रिंसिपल जो हैं वो ट्रेंड करते हैं मैनेजर को और इम्प्लीमेंट लागू करते हैं उन चेंजेस पे कि वो सही डायरेक्शन पे चलें, राइट लेवल पर चलें अपने ऑर्गेनाइजेशन में। मैनेजमेंट प्रिंसिपल रिलेटिव है, जनरल गाइडलाइंस देता है और मॉडिफाई करता है हमारे प्रिंसिपल जो चेंजेस होते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। अफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट इज़ अ फंक्शन मेजर प्लान एंड पॉलिसी। जो सारा काम है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट का है, प्लान एंड पॉलिसी बनाना, मेजर डिसीजन लेना। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल गाइडलाइन देते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी सिस्टमेटिकली वर्क कर पाए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। फुलफिलिंग द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट प्रिंसिपल ये भी सिखाते हैं कि हमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में भी याद रखना चाहिए, ठीक है। जैसे कि द बिजनेस इज क्रिएशन सोसाइटी टू मेक अ सम रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी, सो मस्ट डू समथिंग इन सोसाइटी। तो हमें कुछ ना कुछ बिजनेस हमारा एग्जिस्ट है सोसाइटी में, तो हमें सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। परफॉर्मिंग सम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को परफॉर्म करना चाहिए, ठीक है। और मैनेजमेंट प्रिंसिपल नॉट ओनली द गाइडलाइंस ही नहीं देते बल्कि ये और बताते हैं कि हमें सोसाइटी के लिए क्या क्या हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती हैं। मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च, मैनेजमेंट प्रिंसिपल एक तरीके से साइंटिफिक जजमेंट भी करते हैं, लॉजिक थिंकिंग भी रखते हैं। उनका रिजल्ट ये है कि प्रिंसिपल एज बेस्ड इन द डूइंग रिसर्च एंड डेवलप इन द मैनेजेबल स्टडी, मैनेजमेंट स्टडी के थ्रू वो डेवलप्ड करते हैं अपने प्रिंसिपल्स को, रिसर्च करते हैं और ये प्रिंसिपल हमारी नॉलेज को ज़्यादा बढ़ाते हैं। ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल हमारे जो वर्कर्स हैं उनकी इफिशिएंसी को इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है। तो बेटा ये था हमारे इम्पोर्टेंस। अब आएगा हमारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो फ्यूल कौन है और टेलर कौन है। तो फ्यूल के कितने प्रिंसिपल हैं। जो फ्यूल हैं, फ्यूल की हिस्ट्री पढ़ते हैं। फ्यूल का जन्म हुआ फ्रांस में। कब हुआ बेटा, 1841 में। इनने ही गॉट अ डिग्री ऑफ माइनिंग इंजीनियर 1860 में। इनने माइनिंग इंजीनियर की डिग्री प्राप्त करी जो कि 1860 में। स्टार्टेड वर्क कर लिया इनने कोल माइनिंग कंपनी में, जो ये माइनिंग इंजीनियर थे, और इनको प्रमोटेड करा गया, मैनेजर डायरेक्टर बनाया गया कंपनी में 1888 में। एट द टाइम ऑफ कंपनी ऑफ सिचुएशन ऑफ इंसॉल्वेंसी, उस टाइम पीरियड में जो इनकी कंपनी थी वो सिचुएशन कैसी कंडीशन थी, इंसॉल्वेंसी पे, जब इनके पास डेप्ट बहुत था। ही एक्सपेक्टेड द चैलेंजेस, इस टाइम पीरियड में तब भी उनने चैलेंज एक्सेप्ट किया जब कंपनी बहुत घाटे में चल रही थी, ठीक है। पर इनने कहा, इसके बाद इनने कहा कि ऐसी सिचुएशन में हर कोई बेटा चैलेंज नहीं लेना चाहता। तो व्हेन ही रिटायर इन आफ्टर 30 ईयर बाद जब इन्हें रिटायरमेंट लिया, तो उस टाइम पीरियड में उस कंपनी की लीडिंग कोल स्टील कंपनी विद स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड, बहुत अच्छी फाइनेंशियल बैकग्राउंड पे थी वो कंपनी। फ्यूल ने बहुत सारे कंट्रीब्यूशन दिए, जैसे कि फ्यूल को बोला जाता है फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, ठीक है। फ्यूल ने फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी, फ्यूल ने क्या कंट्रीब्यूशन दिए, डिस्टिंग्विश कराया टेक्निकल एंड मार्जिनेबल स्किल में, क्या डिस्टिंग्विश था, प्रोसेस ऑफ फंक्शन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, और 14 प्रिंसिपल डेवलप्ड किए हमारे हेनरी फ्यूल ने, ठीक है। अब हेनरी फ्यूल कौन थे, माइनिंग इंजीनियर थे। अब हेनरी फ्यूल ने कौन से प्रिंसिपल्स लिखे हैं, 14 प्रिंसिपल लिखे हैं। सबसे पहला है डिवीज़न ऑफ वर्क। डिवीज़न ऑफ वर्क का मतलब है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल होल वर्क मस्ट बी डिवाइडेड इनटू द स्मॉल टास्क एंड यूनिट। ये नहीं कि सारा काम एक इंसान कर लेगा। तो अकॉर्डिंग टू द फ्यूल ने कहा है 1 पर्सन अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन, उसकी क्वालिफिकेशन और उसके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग
फ्यूल ने कंपनी में अगर काम बांट दिया जाए तो हर कोई अपने बार बार जब अपनी जॉब को बार बार करेगा, व्हेन द पर्सन इज परफॉर्मिंग द पार्ट ऑफ जॉब अगेन एंड अगेन, ही विल become perfect and specialized in doing that, the efficiency learn will improve. तो उसकी efficiency improve होगी और उसको बार बार उसका efficiency लेवल हमारा इंक्रीज होगा. जैसे कि बैंक में, इन द बैंक 1 person रिसीविंग कैश रिसीव करता है, 1 person कैश देता है, 1 person एंट्री करता है, एक जो पर्सन होता है वो लोन देता है, 1 person होता है वो FD करता है. तो वर्क इज डिवाइडेड टू द बैंक ऑपरेट इफिशिएंटली. तो उसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या है? स्पेशलाइजेशन होता है, इंप्रूव इफिशिएंसी होती है. अगर ये प्रिंसिपल नहीं करते हैं आप अप्लाई तो क्या होगा बेटा? इफिशिएंसी की कमी होगी, स्पेशलाइजेशन की कमी होगी, डिप्लैक्शन होगा वर्क में. ठीक है बेटा, ये थे हमारा डिवीज़न ऑफ वर्क, पहला प्रिंसिपल. अब दूसरा प्रिंसिपल क्या है? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स, अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट ऑन जॉब असाइंड ऑन टाइम. अथॉरिटी का मतलब है मैं पावर मिल गई डिसीजन लेने के लिए. रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब हमें काम करना ही है, ये काम हमें टास्क कंप्लीट करना है टाइम पे पूरा. According to this principle, the most is balanced on partly between the authority and responsibility. पर इस प्रिंसिपल में ये भी कहा गया है कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक बैलेंस होना चाहिए. अगर एक्सेस अथॉरिटी मिल जाएगी और हमारी कम रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी तो नेगेटिव रिजल्ट आएगा. और हमारा मैचिंग अथॉरिटी, अगर अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो जॉब टाइम पे पूरी नहीं हो पाएगी. तो ऐसा करना है कि बेटा कि हमें अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में बैलेंस होना चाहिए. अगर हमें एक्सेस अथॉरिटी मिल जाती है, ठीक है, तो क्या करेंगे बेटा? हम लोग मिसयूज़ कर सकते हैं अथॉरिटी का. अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा मिल जाती है तो ओवर बर्डन हो जाएगा. तो इसका एग्जाम्पल है, अगर 100 यूनिट प्रोड्यूस करने को दी विद इन 1 वीक तो क्या होगा? परचेज इफ अ पर्सन गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोड्यूस 100 यूनिट इन अ 1 वीक बट नॉट गिविंग द अथॉरिटी टू परचेज द रॉ मटेरियल परचेज नहीं करने की अथॉरिटी मिली तो बेटा कोई भी वर्कर काम को पूरा नहीं कर सकता टाइम पीरियड पे. तो कोई भी अब टारगेट कैसे काम पूरा हो, कोई भी वर्कर पे ब्लेम नहीं कर सकता. क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि एक्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी और लेस अथॉरिटी दी थी, इसलिए काम पूरा नहीं हो पाया. तो पॉजिटिव अफेक्ट क्या है बेटा? नो मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, कोई भी अथॉरिटी को मिसयूज नहीं करेगा अगर बैलेंस है तो. और रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइम पे होगी विदाउट एनी डिले. अगर ये प्रिंसिपल नहीं अप्लाई होता है तो क्या होगा बेटा? अगर ये प्रिंसिपल हमने अपनाया नहीं करा अपनी ऑर्गेनाइजेशन में तो वर्क डिले हो जाएगा. क्योंकि वर्क क्यों डिले होगा बेटा? क्योंकि हमारी अथॉरिटी लेस मिलेगी. मिसयूज़ करेंगे अथॉरिटी को. अगर हमें एक्सेस अथॉरिटी मिल जाएगी, अगर एक्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी तो ओवर बर्डन हो जाएगा बेटा. तो ये था हमारे सेकंड प्रिंसिपल में अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में. अब आया बेटा थर्ड प्रिंसिपल. थर्ड प्रिंसिपल क्या है? यूनिटी ऑफ डिसिप्लिन. डिसिप्लिन क्या कहता है? डिसिप्लिन रेफर्स टू फॉलोइंग कोड एंड कंडक्ट एंड रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयर एग्रीमेंट गुड सुपीरियर एट ऑल लेवल. एक एग्रीमेंट हो जाना चाहिए जॉब के टाइम कि आप ये रूल्स एंड रेगुलेशन. डिसिप्लिन मतलब ये नहीं कि चुप बैठे हैं, ऐसा नहीं है. डिसिप्लिन का मतलब जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन में आ रहे हैं तो आपके रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो करें. जैसे किसी स्कूल में रूल्स एंड रेगुलेशन है, आपको यूनिफॉर्म में आना है तो यूनिफॉर्म में आना है, नहीं आए तो पेनल्टी लगेगी. ठीक है, तो एक क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट हो जाना चाहिए. जब जॉब एट द टाइम ऑफ जॉब में कोई भी हमारी एग्रीमेंट हो रहा है तो सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में एक फेयर एग्रीमेंट हो जाना चाहिए. ठीक है बेटा. उसके बाद फ्यूल ने इंसिस्ट करा है कि डिसिप्लिन ये नहीं कि बॉस नहीं मानेगा डिसिप्लिन सुपीरियर एज वेल एज सबऑर्डिनेट. डिसिप्लिन रूल्स शैल नॉट बी एप्लीकेबल द सबऑर्डिनेट. ये नहीं कि एम्प्लॉय के लिए ही डिसिप्लिन रूल बने हैं, सुपीरियर के लिए भी रूल बने हैं, बॉस के लिए भी रूल्स बने हैं. ठीक है, उसको भी डिसिप्लिन से चलना है. ठीक है, फेयर एग्रीमेंट हो जाना चाहिए जॉब के टाइम सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में, जिससे कि हमारा
पॉजिटिव इफेक्ट यही है कि सिस्टमेटिकली वर्क होता रहे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, इम्प्रूव वो एफिशिएंसी। और अगर ये प्रिंसिपल अपना रहे तो हमारा कंफ्यूज होगा, डिसऑर्डर होगा, क्लैशेस होगा, ठीक है, और वेस्ट होंगे रिसोर्सेज इन द एब्सेंस ऑफ डिसिप्लिन। अगर डिसिप्लिन ही नहीं होगा बेटा, नहीं मान रहे एम्प्लॉयज़ अपना कहना नहीं मान रहे, तो रिसोर्स हमारे वेस्ट होंगे, जिससे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन ब्रेक होंगे। और ड्यू टू वर्क डिले ऑफ वर्क, अगर वर्क डिले होगा ड्यू टू एब्सेंस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, अगर टीचर्स हैं स्कूल में रूल्स एंड रेगुलेशन ही नहीं मान रहे तो डिले होगा, वर्क ही नहीं होगा बेटा। तो हमें अगर फ्यूल इंसिस्ट कर रहे हैं कि हमें अगर अच्छा ऑर्गेनाइजेशन चलाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, हमें डिसिप्लिन, एक फेयर एग्रीमेंट हो जाना चाहिए सुपीरियर सबॉर्डिनेट के बीच में। और अगर नहीं डिसिप्लिन करते सुपीरियर सबॉर्डिनेट तो उन पर पेनल्टी लगनी चाहिए, ठीक है। फोर्थ प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल में क्या कह रहा है बेटा फ्यूल, कि एम्प्लॉय शुड रिसीविंग वन ऑर्डर, एक बार में एक ही काम करना चाहिए। अगर एक सुपीरियर एक से एक ज़्यादा बॉस का काम कर रहे हैं तो क्या होगा, कंफ्यूज क्रिएट होगा। शुड बी अकाउंटेबल टू वन सुपीरियर ओनली, आप एक सुपीरियर का काम करें, एक बॉस का काम करें और अकाउंटेबल करें। अकाउंटेबल मतलब उसको जवाब दें, उसको दें कि मतलब कि हम क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है। ओनली बिकॉज इफ़ ए रिसीविंग ऑर्डर फ्रॉम वन देन मोर बॉसेस, अगर आप एक से ज़्यादा का काम कर रहे हैं तो आपको कंफ्यूज क्रिएट होगा और विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड हुज ऑर्डर मस्ट बी एग्जीक्यूट फर्स्ट। तो आप ये कंफ्यूज हो जाएंगे कि किसका काम पहले करूं और किसका काम बाद में करूं। तो यूनिटी ऑफ कमांड यही कह रहा है, वन बॉस इज इक्वल टू वन ऑर्डर। तो इसमें एग्जाम्पल यही है कि एक एम्प्लॉय है, इफ एम्प्लॉयज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आस्क टू गो स्लो द प्रोडक्शन टू मेंटेनिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड बाय द प्रोडक्शन इंचार्ज। एक एम्प्लॉय है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आस्क कर से गो स्लो द प्रोडक्शन ऑफ मेंटेनिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड। प्रोडक्शन क्वालिटी स्टैंडर्ड हमारा एक तरीके से बढ़ाना है, हमें मेंटेन करना है। और सेल्स इंचार्ज क्या कह रहा है, इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि हमें फास्ट करनी है अपनी प्रोडक्शन टू मीट द पेंडिंग ऑर्डर। पेंडिंग ऑर्डर बहुत पड़े हैं तो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया। एक कह रहा है कि मतलब प्रोसेस अच्छी चलाओ और दूसरा कह रहा है कि मतलब फास्ट काम करो। तो क्या है बेटा, कंफ्यूज हो गया ये सिचुएशन, एम्प्लॉय कंफ्यूज हो गया कि किसका काम पहले करूं किसका नहीं। तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए सबऑर्डिनेट के माइंड में, कोई इको क्लैशेस नहीं होनी चाहिए। अब बेटा लास्ट जो प्रिंसिपल है वो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मीन्स अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल वन यूनिट मीन्स वन प्लान। एक यूनिट में एक ही प्लान है, मतलब जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन स्कूल है, ठीक है, स्कूल है हमारा तो एक ही उनमें प्लान चलेगा। जैसे कि एक स्कूल है तो सारे बच्चों का हमारा टारगेट है कि इस साल हमें 5% हमें, सारी ऑर्गेनाइजेशन का एक ही काम है कि हमें कॉमन गोल पे चलना है। सारे मेंबर और एम्प्लॉय हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो एक ही डायरेक्शन अचीव करेंगे और कॉमन गोल अचीव करेंगे, जिससे ये प्रिंसिपल अप्लाइड करता है कोऑर्डिनेशन को। सारे डिपार्टमेंट और सारे ग्रुप एक ही ऑब्जेक्ट होगा, एक ही प्लान होगा हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोड्यूस कर रहा है डिफरेंट लाइन ऑफ प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक, मेडिसन, कन्फेक्शनरी वगैरह सब चीज़ों का आइटम। तो ईच प्रोडक्ट हैज़ टू ओन मार्केट होना चाहिए, ओन बिजनेस एनवायरनमेंट होना चाहिए। तो बेटा क्या अचीव कर रहा है, ये कॉमन गोल अचीव कर रहा है, क्या, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो आज हमारे कितने प्रिंसिपल्स हो गए बेटा, सबसे पहला डिवीज़न ऑफ वर्क, सेकंड हमारा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर थर्ड वन इज़ डिसिप्लिन, फोर्थ वन इज़ यूनिटी ऑफ कमांड, फिफ्थ वन इज़ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मीन्स वन यूनिट मीन्स वन प्लान, सारा ऑर्गेनाइजेशन एक ही गोल अचीव करेगा बेटा, सबका एक ही लक्ष्य होना चाहिए, तभी कोऑर्डिनेशन को और लेट्स करता है ये वाला हमारा प्रिंसिपल। ठीक है बेटा, तो अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक कौन सा पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन एंड इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। फिर और भी हमारे प्रिंसिपल्स हैं, उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।